अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रिएक्शन का पहला रिएक्शन या पहला जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है इसमें पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस नेम से हमें पता चल रहा है पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ये नेम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट के पैरेलल दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो पैरेलल रिएक्शंस में ऐसा ही होता है, एक अगर रिएक्टेंट है ए, उसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स का रेट जो है वो डिफरेंट होगा। एक प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा साइड प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ए से हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक को हम कह देते हैं प्रोडक्ट बी और दूसरे को प्रोडक्ट सी। तो इन दोनों में रेट डिफरेंट होंगे। यहाँ पर रेट होगा K1 और यहाँ पे K2। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उन सब में जो ऑर्डर है रेट है वो मोर देन 1 होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें आपको दो रेट नज़र आ रहे हैं K1 और K2। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप लिखते हैं जैसे हम पहले भी लिखते आ रहे थे कि पहले हम लोग इसकी कंसंट्रेशंस लिखेंगे। पहली कंसंट्रेशन हम टाइम 0 सेकेंड्स पे लिखेंगे। 0 सेकेंड्स पे ए की कंसंट्रेशन इनिशियल है तो हम ए लिख देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। बी और सी टाइम 0 पे 0 होंगे क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास 0 और ये भी 0। इन दोनों के रेट वही K1 और K2 होगा। उसके बाद हम टाइम t सेकेंड्स देखते हैं। तो t सेकेंड्स पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो कुछ बन जाएगा x, यहाँ पर भी x बन जाएगा। तो a जो है ये आ जाएगा a माइनस एक्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x और यहाँ पर भी x। अब इनके यूनिट्स जो हैं वो सेम उसी तरह से हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, इधर भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम इस सब का क्या करेंगे, रेट लिख लेंगे। रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो वो हमारे पास रेट जो है वो आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पर दो रेट कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है, एक K1 जिससे B बन रहा है और दूसरा K2 जिससे C बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि K1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी B की इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि A माइनस एक्स है, तो ये A होगी। दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो A से ही B बन रहे हैं और A से ही C बन रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों में प्लस का साइन आएगा, प्लस K2 इंटू B। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, K2 इंटू A, क्योंकि B की इनिशियल कंसंट्रेशन भी A है, C की इनिशियल कंसंट्रेशन भी A है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी A की वैल्यू लिख देंगे टाइम t पे, यहाँ पर भी A की वैल्यू लिख देंगे जो टाइम t पे आई है। तो हम लोग देखते हैं टाइम t पे A की वैल्यू है a माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू K1 इंटू a माइनस एक्स प्लस K2 इंटू a माइनस एक्स प्लस K2 इंटू a माइनस एक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर भी a माइनस एक्स है, तो हम a माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से a माइनस एक्स और a माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस एक्स कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास रह गया K1 प्लस K2। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम रीअरेंज कर लेते हैं। जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम इस तरफ ले आएंगे, dt को उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन के बाद फिर हम c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 dt।
अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, लेकिन वहाँ पर एक रेट कांस्टेंट था, यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट्स हैं k1 और k2। अब हम क्या करेंगे, हमने c की वैल्यूज़ निकालनी है बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस देखें क्या थी, जब x भी 0 था और टाइम भी 0 था। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो माइनस नेचुरल लॉग a माइनस 0 ये ही हो जाएगा इज इक्वल टू टाइम हमारे पास 0 था तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 t माइनस नेचुरल लॉग a। c की वैल्यू पुट कर दी है, वो है माइनस नेचुरल लॉग a। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो नेचुरल लॉग हैं उन दोनों को एक तरफ ले आते हैं। नेचुरल लॉग a ये माइनस था, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। तो k1 प्लस k2 इंटू टी आ जाएगा। दो नेचुरल लॉग्स में माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये दोनों डिवाइड होंगे। तो नेचुरल लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू टी। अब हम टाइम को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1 ओवर टी नेचुरल लॉग a ओवर a माइनस एक्स। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस का, जिसमें दो रेट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व थे। अब आप लोग देखें कि ये बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो रेट कांस्टेंट्स है। फर्स्ट ऑर्डर में एक रेट कांस्टेंट था, लेकिन इसमें दो रेट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगी, हमारे पास दो रेट कांस्टेंट्स हैं। k1 हमारे पास ग्रेटर होगा k2 से, उस टाइम में ग्राफ थोड़ा चेंज होगा, और अगर k2 ग्रेटर होगा k1 से, उस टाइम में ग्राफ और तरह से बनेगा। पहला केस हम देख लेते हैं। अगर k1 ग्रेटर होगा k2 से, उस टाइम में हमारे पास ग्राफ जो बनेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ गई, x एक्सिस पे टाइम आ गया। तो इसमें k1 ग्रेटर है। k1 ग्रेटर का क्या मतलब है, हमने जब इसकी इक्वेशन लिखी थी तो ये b और ये c इसी तरह स्टार्ट में लिखा था, k1 और k2। इसका मतलब है इस स्टेप जो है, ये वाला स्टेप, इसका रेट ग्रेटर है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर होगी k1, और k2 स्टेप जो है उसकी कंसंट्रेशन लेसर होगी। तो ये आपके पास b की जो लाइन है, b का ग्राफ है वो अबव होगा, और c का ग्राफ जो है वो बिलो होगा। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि हम कहते हैं k2 ग्रेटर है k1 से। तो k2 अगर ग्रेटर होगा k1 से, उस टाइम में जो c वाली कंसंट्रेशन है, ये वाला स्टेप जो है ये अबव होगा और b वाला बिलो होगा। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये इस तरह से बनेगा c और ये होगा b। अगर हम ये कहें कि k1 और k2 दोनों ही इक्वल हैं, तो k1 इज इक्वल टू k2, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में जो ग्राफ है वो एक ही लाइन बनेगी, b एंड c बोथ की, क्योंकि दोनों इक्वल है, और वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। उस टाइम में दोनों की जो
दोनों का जो ग्राफ है वो सेम होगा। अब ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन भी तो चेंज हो रही है, ए की कंसंट्रेशन हर जगह डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर भी ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर भी ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर भी ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो पैरेलल रिएक्शन को हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।